हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इसरो की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी में आगे बढ़ जाते हैं। हम जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है उसकी ये 2023 की फिटर ट्रेड की आंसर की है, जिसके हमने 18 क्वेश्चन कल डिस्कस कर लिए थे। आज 19वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें पूछा गया है ए स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाई। तो दोस्तों, जो स्क्रू है वो नॉमिनल डायामीटर से स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्क्रू लिखा है एम एम 10 का कोई स्क्रू है, तो जो 10 है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि स्क्रू का नॉमिनल डायामीटर है। आगे देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों, 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाले शंकु का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों, 3 मीटर ऊंचाई, तो शंकु का आपको वॉल्यूम, इसके फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इसको जैसे ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है वो सेंटीमीटर क्यूब में पूछी है, और जो हमको वैल्यू यहाँ पे दी है वो मीटर में दी है। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 300 हो जाएगा, और ये हाइट इसकी 400 हो जाएगी। जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 1/3 मल्टीप्लाई पाई को ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद आर स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 940, उसके बाद एच यहाँ पे 400। जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 3 से काटेंगे, इसको 3 से 4 टाइम, और ये 6 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो 12 6 टाइम जीरो, उसके बाद पाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एमरी पेपर नंबर 320 इज स्मूथर देन एमरी पेपर नंबर। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैसे ही एमरी पेपर का जो नंबर बढ़ता है तो वो बहुत अधिक स्मूथ होता जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखा है, 100 और 320, तो 100 होगा ये कोर्स ग्रेड होगा, और जो 320 है वो इससे फाइन होगा। जैसे ही नंबर बढ़ेंगे वो और ज्यादा स्मूथ होता जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि न्यूटन मीटर इकाई है। तो दोस्तों, न्यूटन जो मीटर इकाई है वो यहाँ पे टॉर्क की है। टॉर्क जैसे ही हम पढ़ते हैं तो टॉर्क को फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू लेंथ ऑफ आर्म, है ना, लेंथ ऑफ आर्म। तो फोर्स की यूनिट यहाँ पे न्यूटन हो जाएगी और लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी। तो जो न्यूटन मीटर यूनिट है वो टॉर्क की है यहाँ पे। सरफेस टेंशन है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। आगे के जो एग्जाम है उनके लिए आप याद रखना, न्यूटन पर मीटर होती है इसकी यूनिट। आगे देखते हैं A3 साइज का कागज का माप क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है, जैसे ही आप ड्राइंग को पढ़ते हैं, जिसने ड्राइंग को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसको समझ में आगे हो गया क्वेश्चन। A0 से लेके A1, A2, A3 और A4, है ना, ये 5 ड्राइंग सीट होती है। इनका A0 का साइज होता है 841 गुणा 1189। दोस्तों, इसको आगे कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। जैसे A0 का हमको अगर पता है तो उसको A1 को कैलकुलेट करना है, तो इसको जस्ट हम हाफ कर देंगे। जैसे इसको हाफ करेंगे तो 594, है ना, ये इसका 594 लगभग हाफ हो जाएगा, और 841, है ना, ये वैल्यू सेम इधर रखेंगे। ऐसे ही इसको जस्ट यहाँ हाफ करेंगे तो ये 420 मल्टीप्लाई 594, ऐसे ही इसको हाफ करेंगे तो यहाँ पे 297 मल्टीप्लाई 420, है ना। तो जो 297 मल्टीप्लाई 420 है ये 3 का साइज हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने ट्रिक भी बताई आपको, तो आप आसानी से इसके साइज को A0 से लेके A4 तक याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है केल्विन इज अ यूनिट ऑफ। तो दोस्तों, जो केल्विन है आप सभी को पता है कि टेम्परेचर की यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, फ्लो रेट को लीटर पर मिनट में मापते हैं, तो इसकी यूनिट है। बाकी एडिशनल जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है
एक वी ब्लॉक का सम्मिलित कोण कितना होता है? तो दोस्तों 90 डिग्री इसका सम्मिलित कोण होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है एक मीट्रिक थ्रेड का कोण कितना होता है? तो दोस्तों जो मीट्रिक थ्रेड होती है उसका एंगल होता है 60 डिग्री होता है। और अगर बटरस थ्रेड की बात करें तो बटरस थ्रेड का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। एक्मे थ्रेड के एंगल की बात करें तो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, है ना। और बीएसडब्ल्यू थ्रेड की अगर बात करें तो बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री। तो दोस्तों ये एडिशनल जानकारी है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एक ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए यदि आरपीएम समान रहता है और ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो काटने की गति या कटिंग स्पीड क्या होगी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, आपको समझ के करना है इसको। तो इसके लिए क्या होता है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डायमीटर मल्टीप्लाई एन, एन जिसको बोलते हैं आरपीएम, है ना। तो इसमें बोला है कि आरपीएम अगर समान हो तो ये एन को कांस्टेंट रखना है और ड्रिल का व्यास बढ़ाना है। जैसे ही ड्रिल का व्यास यहाँ पे बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको कटिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, तब ये इक्वल रहेगा। जैसे ही अगर आप ड्रिल का डायमीटर घटाएंगे तो कटिंग स्पीड घटानी पड़ेगी, है ना। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बढ़ोतरी होगी क्योंकि हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो उसमें कटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। आगे देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है माइल्ड स्टील का डेंसिटी कितनी होती है? तो दोस्तों माइल्ड स्टील की डेंसिटी है जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर पूछा जाए तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 2.7 होता है, ये आपको याद रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ये गियर का मॉड्यूल ज्ञात करना है हमको जिसमें नंबर ऑफ टीथ दिए हैं और पिच सर्कल डायमीटर दिया है। तो दोस्तों मॉड्यूल की अगर बात करें तो मॉड्यूल इज इक्वल टू पी सी डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, है ना, नंबर ऑफ टीथ। ये पीसीडी क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर कितना है यहाँ पे 100 और नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 5। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 जो वैल्यू आएगी, ये 5 जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे गियर का मॉड्यूल हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एक और चीज डायमेट्रिकल पिच पूछता है, तो दोस्तों जो मॉड्यूल है जस्ट इसका उल्टा होता है डायमेट्रिकल पिच, है ना, याद रखना है आपको। 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ए मेटल विथ थिकनेस 7 mm एंड 0.1 mm रिस्पेक्टिवली विल बी कॉल्ड। तो दोस्तों ये आपको पता होगा जब हम चैप्टर पढ़ते हैं सीट मेटल का, तो उसमें 6 mm से जो ऊपर की जो भी हमारी सीट होती है उनको बोलते हैं हम प्लेट, है ना। और उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे 0.2 से लेकर 0.2 से लेकर 6 mm यहां तक जो थिकनेस होती है उसको बोलते हैं हम सीट, है ना, सीट बोलते हैं। और दोस्तों जो 0 पॉइंट से कम होता है 0.2 mm से कम थिकनेस की होती है उनको बोलते हैं फॉइल। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्लेट और फॉइल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के एग्जाम के लिए भी आपको याद रखना है जो मैंने चार्ट में आपको बताया वो। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि 12.335 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर के लिए इसमें क्या है, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डेवलपमेंट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज। तो दोस्तों जो राइट सर्कुलर कॉन है वो किससे कटता है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, है ना। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल है उसको अगर 360 डिग्री हम उसको रोटेट कर दें तो रोटेट करने के पश्चात जो हमको आकृति प्राप्त होगी वो हमको एक शंकु बनेगा, है ना, कौन बनेगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है फाइल का निम्न में से कौन सा भाग ना तो कठोर होता है ना ही टेम्पर्ड। तो दोस्तों आपको पता है कि जो टैंग होता है, टैंग वाला हिस्सा जिसमें
फाइल का हैंडल फिट किया जाता है ना, जो फाइल का हैंडल फिट किया जाता है ये वाला भाग, इसको हम ना तो हार्ड करते हैं ना ही टेम्पर्ड करते हैं, इसमें हमारा हैंडल फिट होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो ऊर्जा की एसआई यूनिट है एनर्जी की, वो होती है जूल, है ना। अगर पूछे कि पावर की यूनिट क्या है, तो पावर की यूनिट वाट होती है। फोर्स की यूनिट पूछे एसआई यूनिट, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। करंट की यूनिट पूछे तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक आयत की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, यदि छोटी भुजा की लंबाई 100 mm है, तो 2 रेशो की वैल्यू अगर 100 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग और उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी हमको, जैसे मान लीजिए इसको योग करेंगे तो 250 आएगा, 250 को 2 से गुणा करेंगे तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है किसी तीन, ये देखिए वैल्यू दी है 3 ± 0.3, इस पे टॉलरेंस दिया है, सॉरी इसकी डेविएशन है लोअर और अपर डेविएशन, तो इसके लिए टॉलरेंस टॉलरेंस कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है इसको ही टॉलरेंस बोलते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ एक वैल्यू हो जाएगी 3.3 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2.7, है ना। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.6 mm, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मेटल प्लेट मोस्टली आर मेड बाय। तो दोस्तों जो मेटल प्लेट होते हैं मोस्टली रोलिंग मेथड से बनाए जाते हैं, जो मास प्रोडक्शन में जो भी प्लेट बनते हैं तो वो रोलिंग मेथड से बनाए जाते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं द स्पाइरल ग्रूव विच रन टू द लेंथ ऑफ ड्रिल आर नॉन एज। दोस्तों जो ड्रिल देखा होगा आपने, उस ट्विस्ट ड्रिल में ग्रूव बने हुए होते हैं, जो कि यहाँ सैंक के ये हिस्से से लेकर के पूरे पॉइंट तक रहते हैं, है ना। जो पॉइंट तक जो भी ग्रूव रहते हैं उनको बोलते हैं फ्लूट, जिससे क्या होता है हम जो कूलेंट डालते हैं वो पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाए और जो भी चिप यहाँ से निकल रहे हैं वो चिप यहाँ आसानी से बाहर निकल जाए, है ना, इसके लिए इसमें फ्लूट दिए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है टेम्परिंग इज डन फॉर। दोस्तों टेम्परिंग क्यों की जाती है। तो जब कोई मटेरियल को हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के पश्चात जो मटेरियल है वो हो जाता है ब्रिटल, है ना, उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है। तो उस ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और उसमें टफनेस बढ़ाने के लिए, है ना, तो दोस्तों ये इंक्रीजिंग टफनेस एंड रिड्यूसिंग ब्रिटलनेस, है ना, ब्रिटलनेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है और टफनेस को इंक्रीज करता है, तो उसके लिए हम टेम्परिंग करते हैं। आगे 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। दोस्तों जो यहाँ पे एसिलरेशन है उसका पूछा है कि एसिलरेशन की यूनिट क्या है, जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण की यूनिट की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी यूनिट होती है। उसके बाद आगे देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है प्रेशर इज डैश। तो दोस्तों प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इसको बोलते हैं हम प्रेशर, है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट होती है पास्कल, है ना, पास्कल मेगा पास्कल जो भी है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पास्कल। आगे देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बड़े आकार के जॉब पर बड़े व्यास के कई छेद ड्रिलिंग के लिए एक उपयुक्त ड्रिलिंग मशीन कौन सी है। तो दोस्तों जो बहुत हैवी वर्क पीस होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उनकी मूवमेंट भी मुश्किल होती है, उसके लिए
जो हम ड्रिल मशीन का यूज करते हैं वो होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। जैसे मान लीजिए कोई बहुत हैवी ब्लॉक है, उस हैवी ब्लॉक को हमने एक बार मशीन के टेबल पे सेट कर लिया। अब इसमें हमको कई ऑपरेशन करने हैं, मान लीजिए यहाँ ड्रिलिंग करना है, यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे करना है, तो इसको बार बार मूव करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हमको ड्रिलिंग रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इस मशीन में कि एक पिलर होता है, उस पिलर पे उसकी रेडियल आर्म रहती है, उस आर्म पे यहाँ पे पूरा इसका स्पिंडल हेड होता है जो कि आगे पीछे मूव कर सकता है, और जो आर्म है ये पिलर पे 360 डिग्री मूव कर सकती है ना। तो इसलिए इसको रेडियल ड्रिलिंग मशीन से हम आसानी से ड्रिल कर सकते हैं बहुत हैवी वर्क पीस को। आगे देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच वन इज नॉन मेटल। तो दोस्तों मेटल और नॉन मेटल है, आप पढ़ते हैं उस टाइम पे आपको पता होगा कि ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल के अंतर्गत आता है, और मरकरी, ब्रास, आयरन ये सब मेटल के अंतर्गत आते हैं। तो इस पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है थ्रेड इंसर्ट किस हेतु उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो थ्रेड इंसर्ट है इसका प्रयोग करते हैं घिसाव प्रतिरोधी में सुधार। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई थ्रेड बनी है, बहुत महंगा पार्ट्स है कोई, उस महंगे पार्ट्स पे एक हॉल है, उस हॉल में यहाँ पे थ्रेड बने हैं, तो जो थ्रेड हैं वो आसानी से घिसे नहीं, मतलब जब रेगुलर मान लीजिए कोई कंपोनेंट इसमें असेंबल डिसम्बल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये थ्रेड है वो घिस जाते हैं। तो वो घिसने से बचने के लिए हम इसमें एक थ्रेड इंसर्ट डालते हैं जो कि उस कंपोनेंट को खराब होने से बचाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड टू लीनियर मोशन। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन है रैक एंड पिनियन। तो दोस्तों जैसे ये अपन जो ड्रिल मशीन देखते हैं, ड्रिल मशीन का जो वर्किंग टेबल रहता है, उस वर्किंग टेबल को इस वर्किंग टेबल को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर खिसकाने के लिए इस पे एक रैक बना रहता है, रैक पे टीथ कटे रहते हैं, और उसी पर एक पिनियन लगी रहती है जिसको हैंडल के थ्रू घुमाते हैं, तो जो टेबल ऊपर ऊपर या फिर नीचे जाती है, तो उसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। दोस्तों यहाँ पे स्पर गियर की अगर बात करें तो स्पर गियर जनरल जो पावर ट्रांसमिशन है उसके लिए यूज होता है। बेबल गियर का यूज होता है 90 डिग्री पे कहीं भी हमको पावर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए बेबल गियर यूज करेंगे। जहां पे नॉइजलेस पावर ट्रांसमिशन करना हो हमको, उसके लिए हम हेलिकल गियर का यूज करेंगे, है ना। नॉइजलेस मतलब ये सबसे शांत गियर होते हैं हेलिकल गियर। आगे देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि 2x, ये देखिए दोस्तों ये भुजाएं दी हैं घनाभ की, तो जब घनाभ के आयतन की अगर बात करें तो इसकी भुजाओं का मल्टीप्लाई ही इसकी वॉल्यूम के बराबर होता है। तो 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x, है ना। जब इनकी हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 का 4 और 4 से 3 का 12, है ना, 12x का क्यूब, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है रिंगिंग शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों आपने अगर स्लिप गेज का यूज किया है साइन बार के साथ, तो दोस्तों जो स्लिप गेज होते हैं वो छोटे छोटे साइज में बने होते हैं, है ना, उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो उनको जब हमको ज्यादा थिकनेस का पीस है उसका गैप चेक करना है या फिर वहां पे स्लिप गेज लगाना है, तो उसके लिए हम दो स्लिप गेज, एक से अधिक स्लिप गेज एक साथ जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं रिंगिंग एक्शन, है ना। तो ये स्लिप गेज में प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है 90 डिग्री पर दो सॉफ्ट अक्षों के बीच गति स्थानांतरित करने के लिए। दोस्तों ऊपर ही मैंने बताया कि जो बेवल गियर है, इस बेवल गियर का यूज, जैसे मान लीजिए ये है एक सॉफ्ट और एक सॉफ्ट जस्ट इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे, तो इन दोनों सॉफ्ट के बीच जो पावर ट्रांसमिशन होगी
वो होगी बेवल गियर के थ्रू, है ना। बेवल गियर का यूज इसके लिए उपयोग होगा। आगे देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप शेप्ड कंपोनेंट फ्रॉम शीट मेटल। तो दोस्तों जो शीट मेटल है, शीट मेटल से कप शेप या सिलेंड्रिकल कोई कंपोनेंट बनाना है तो इसके लिए जो ऑपरेशन यूज होता है उसको बोलते हैं डीप ड्राइंग। दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, एक डाई होती है और एक पंच होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीट है, तो सीट को हम एक डाई पे रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आयताकार बहुत लंबी चौड़ी सीट है, इस सीट को हमने डाई पे रख दिया यहाँ पे, तो ऊपर से एक पंच है वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और हमको कप शेप आकृति है वो प्राप्त हो जाएगी। तो डीप ड्राइंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इफ अ बोल्ट इज designated as M12 multiply 1.25 then the 1.25 designated the, मतलब जो 1.25 जो वैल्यू लिखी है वो किसको बता रही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो M12 है, तो 12 है ये नॉमिनल डायमीटर है ND, और ये जो 1.25 है ये इसका पिच है ना। जो भी यहाँ पे स्क्रू है उसकी पिच 1.25 है और नॉमिनल डायमीटर 12 mm है। आगे देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निबलिंग इज कैरीड आउट टू इम्प्रूव। तो दोस्तों जो निबलिंग प्रोसेस करते हैं उससे हमारी स्टिफनेस है वो इंक्रीज होती है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए किसी को कोई चादर है, उसको हमको कोई ऐसी आकृति बनानी है, तो इसको क्या करेंगे, बहुत छोटा सा एक टूल्स यूज करेंगे, तो इसको यहाँ पे ओवरलैप करते हुए ऐसे इसको काटते जाएंगे, है ना। तो जो हमको कटिंग के पश्चात जो एज है वो बहुत स्ट्रांग मिलेगी, तो इसको स्टिफनेस इंप्रूव करने के लिए निबलिंग प्रोसेस करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसमें 52 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बन कंटेंट इन द रॉट आयरन। दोस्तों रॉट आयरन में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो 0.01 से लेकर के 0.1%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है द क्रेस्ट रेडियस ऑफ विड्थवर्थ थ्रेड इन टर्म्स ऑफ पिच। दोस्तों जो पिच के सापेक्ष अगर BSW या VSP कोई भी थ्रेड है, जो विड्थवर्थ थ्रेड होते हैं उन थ्रेडों का रेडियस कितना रखा जाता है पिच के सापेक्ष। तो दोस्तों इसके करेक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ 0.1301 इसके अराउंड होता है। तो यहाँ पे इसके नजदीक आंसर आपको मिलता है वो इसका सी है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज इन जिग एंड फिक्सचर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये नया आया था, तो अगर जिग एंड फिक्सचर की बात करें तो इसमें 3, 2 एंड 1 प्रिंसिपल ये यूज होता है। इसका मतलब होता है कोई भी जिग एंड फिक्सचर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करते टाइम हमको बेस प्लेट में 3 टेनन देना है, उसके बाद साइड में हमको 2 टेनन प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर में 1 टेनन प्रोवाइड करना है ना। टेनन क्या होता है, जो जिग है या जिग या फिक्सचर जो भी यूज कर रहे हैं उसमें वर्कपीस को लोकेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें बेस में 3 टेनन देना है और उसके साइड में 2 टेनन देना है, और दोनों के परपेंडिकुलर में 1 टेनन प्रोवाइड करना है। तो 3, 2 और 1 ये प्रिंसिपल पे जिग एंड फिक्सचर काम करते हैं। आगे अगर 55 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है एक नियमित षटभुज के आसन्न भुजाओं के बीच शामिल कोण कितना होता है। दोस्तों कोई भी हेक्सागन है तो उस हेक्सागन की 2 साइडों के बीच का, है ना, जैसे मान लीजिए हेक्सागन है तो उसके 2 साइडों के बीच का जो एंगल है वो थीटा मान लीजिए, है ना। तो ये कितना होता है, तो दोस्तों अगर बात करें षटभुज की, तो किसी भी त्रिभुज की अगर आसन्न भुजाओं मतलब पूरा टोटल एंगल निकालना है अंतरक भुजाओं का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है
2n-4 इज इक्वल टू 90, है ना। तो 2 नंबर ऑफ साइड कितने हैं यहाँ पे 6 -4 मल्टीप्लाई बाई 9, है ना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 12, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 मल्टीप्लाई 90, और ये 8 से यहाँ पे गुणा करेंगे इसका 90 का, तो 720 डिग्री। ये टोटल जो 6 भुजाएं हैं इसका आंतरिक कोण है। तो एक भुजा का निकालना है तो हम उसको 720 को 6 से भाग देंगे, तो इसका 120 डिग्री करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा बी। आगे देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ए ट्राइंगल इज मेड ऑफ साइड। दोस्तों एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई हैं, ये देखिए 6, 8 और 10, है ना। तो इसका एरिया क्या है? तो दोस्तों ये यहाँ पे जो साइड है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, और जो एरिया है वो हमको मीटर स्क्वायर में पूछा है। तो पहले हम जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर एरिया कैलकुलेट करने के बाद भी हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू किसी भी त्रिभुज का, जैसे जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उनका, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, है ना। ये फॉर्मूला है, इसमें जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू रखते हैं हम, तो वैल्यू देखिए 1/2, बेस कितना था इसका 6, हाइट कितनी है 8, ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो इसको जब कैलकुलेट आगे करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये इसका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर में। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1 2 3, है ना 4, 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही 10,000 से भाग देंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। आगे देखते हैं 57 का। दोस्तों ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का है, तो यहाँ पे ये वर्गमूल पूछा है 529 का। तो 529 दोस्तों पता है कि 23 का स्क्वायर होता है 529, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर का। इसमें बोला गया है ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों जो ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड है वो इंडिकेट करता है कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनको कितनी मजबूती से हमारा बॉन्ड पकड़ के रखेगा, वो उसको ग्रेड को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये क्या इंडिकेट कर रहा है, उसकी कठोरता या फिर उसकी हार्डनेस, है ना। तो ये बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट के लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है, तो कोबाल्ट धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कोबाल्ट के अलावा अगर पूछे तो कोबाल्ट के अलावा दोस्तों यहाँ पे हम आयरन भी है, जो प्योर आयरन रहता है उसके भी परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो कोबाल्ट यहाँ पे मिश्र धातु पूछा है, और आयरन यहाँ पे मिश्र धातु नहीं है, लेकिन स्थायी चुंबक आयरन से भी बन सकता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डबल स्टार्ट थ्रेड में यदि पिच 10 mm है तो लीड mm में कितनी होगी। दोस्तों लीड इज इक्वल टू पिच मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ स्टार्ट, है ना। तो यदि पिच 10 mm है तो लीड कितनी होगी डबल स्टार्ट थ्रेड में, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 20 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सामग्री में अधिकतम भंगुरता होती है। जो ब्रिटलनेस है वो किस सामग्री में अधिक होती है। तो दोस्तों आप जब मटेरियल का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कास्ट आयरन है वो बहुत अधिक ब्रिटल होता है ना। तो ब्रिटलनेस कास्ट आयरन की अधिक होती है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर हम कोई चोट मारे तो वो आसानी से टूट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मिरर है ना, जो मिरर होता है कांच, उसको हम जोर से चोट मारेंगे तो वो आसानी से टुकड़ों में टूट जाएगा, वो उसकी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज है। आगे देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है
विच स्ट्रेंथ ऑफ प्ले क्रूशियल रोल इन मेटल फॉर्मिंग। तो दोस्तों जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिससे हम कोई शेप बनाते हैं किसी भी चीज से, तो उसके लिए हमको यील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ना। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि कोई भी मेटल जो फॉर्म होता है, डिफॉर्मिंग होती है, तो वो जो बियॉन्ड यील्ड पॉइंट होती है, मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, है ना, यील्ड पॉइंट के बाद ही डिफॉर्मेशन चालू होती है। तो यील्ड पॉइंट इसका, यील्ड स्ट्रेंथ इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कौन से गुण के कारण धातु लागू किया गया बल दूर करने पर अपना मूल आकार धारण कर लेता है ना। तो दोस्तों जो इलास्टिसिटी है ना, जैसे मान लीजिए कोई रबर है, रबर को मैंने, जैसे इतना लंबा रबर है, मैंने उसको यहाँ तक खींच दिया, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये रिटर्न अपनी पोजीशन में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना। प्लास्टिसिटी की अगर बात करें तो प्लास्टिसिटी होती है, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी है, गीली मिट्टी को आप जिस शेप में बना दोगे वो उसी शेप में बन जाएगा। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अगर मेलिएबिलिटी या आघर्त वर्धनीयता इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी भी मटेरियल से हम धातु की चादर बना सकते हैं, है ना। तो धातु की जो चादर है वो किस प्रॉपर्टी के तहत बनाते हैं, मेलिएबिलिटी, है ना। ये इसका मैंने आगे डिस्क्राइब करके हर एक ऑप्शन को बताया है, तो ये आप याद रखना, आगे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पियर्सिंग ऑपरेशन में डैश पर क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी सीट या कोई भी प्लेट है धातु की, उस प्लेट पर हमको एक निश्चित साइज का होल करना है सीट मेटल ऑपरेशन में। तो जो होल है वो किसके थ्रू किया जाता है, पियर्सिंग ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है, जब हम होल करते हैं तो पंच और डाई का प्रयोग करते हैं, तो जो डाई है उस पे हमको क्लियरेंस देना पड़ता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है नट के एक घूर्णन पर बोल्ट द्वारा चली गई दूरी। तो दोस्तों जो नट है एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस तय करेगा वो उसके लीड पे डिपेंड करेगा, है ना। ये लीड पे डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी तय करता है वो, है ना। तो ये लीड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए इसमें पूछा है मानक पिच के साथ ISO M5 थ्रेड के लिए टैपिंग के लिए अनुशंसित ड्रिल का व्यास क्या है। तो दोस्तों जो टैप ड्रिल साइज है, टैप ड्रिल साइज, ये M5 थ्रेड के लिए अगर बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड साइज होती है जिसकी वैल्यू होती है 4.2 mm, है ना। 4.2 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टैप ड्रिल साइज, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें तो टैप ड्रिल साइज माइनस ये इज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड इंटू पिच है। इससे हम टैप ड्रिल साइज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू इससे निकलती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो दोस्तों हम सबको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट की अगर बात करें तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है, यूनिट कन्वर्जन का चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मिलीमीटर को माइक्रोन में बदलना है जिसकी वैल्यू है 4.307। मिलीमीटर को जैसे ही हम माइक्रोन में बदलेंगे तो 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, है ना। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, तो उसको mm को माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 1000 का गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4307 माइक्रोन, है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ये 69 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि गैस कटिंग ऑपरेशन द्वारा उत्पादित कट की चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो जैसे मान लीजिए कोई मेटल का प्लेट है, ये मान लीजिए मेटल का प्लेट है जिसकी थिकनेस है 6 mm,
है ना, 6 mm थिकनेस का मेटल का प्लेट है, हमको यहाँ से इसको काटना है गैस वेल्डिंग के थ्रू। तो जो गैस कटिंग ऑपरेशन है, तो गैस ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में जो यहाँ पे गैप बनता है उसको बोलते हैं कर्व, है ना, कर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन कि यहाँ पे इंजीनियरिंग इस्पात स्किल का अल्पतमांक, तो इंजीनियरिंग स्टील रूल होता है उसकी लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो 0.5 mm हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो मटेरियल यहाँ पे स्टेनलेस स्टील से बना होता है। अगर इंच में इसकी लिस्ट काउंट को देखें तो 1/64 इंच, ये इंच में इसका लिस्ट काउंट होता है, तो याद रखना है। और स्टील रूल क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों 71 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है अल्ट्रासोनिक टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। दोस्तों अल्ट्रासोनिक जो टेस्ट है वो कोई, जैसे मान लीजिए हमने वेल्डिंग करी, तो वेल्डिंग करने के पश्चात उसमें क्रैक तो नहीं है, उसमें ब्लो होल तो नहीं है, उन सबको चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वो की जाती है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने पार्ट 2 है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर उसका डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देखा तो आपको हर एक क्वेश्चन के चारों विकल्प का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, और आगे हम जो 29 क्वेश्चन बचे हैं उसको आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखने से थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।